नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। अपने स्कूलों घरों में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की हैं। इस किताब का कागज़, मेज, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियाँ, रंग जैसे कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफ़ी, सेलो फैन रैपर, बीड़ियों के तेंदू, पत्ते, गोंद, काफ़ी, चाय और रबड़। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाले तेल जो साल के बीजों से निकाला जाता है। खाल से चमड़ा बनाने वाले इस्तेमाल होने वाले चर्म शोधक या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बाँस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें जो जंगलों से आती हैं। अमेजन या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधे की 500 अलग प्रजातियां मिल जाती हैं। यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। वनों का विनाश क्यों? वनों के लुप्त होने के सामान्य वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही है, लेकिन उपनिवेशी शासनकाल के दौरान कहीं भी अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप से ग्रहण कर लिया गया। आइए भारत के वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। जमीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग में लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ती, वैसे वैसे किसान भी जंगल को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तृत कर दिए और उपनिवेशी काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। इसकी कई वजह हैं। पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न व औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी, लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करने व राजस्व कृषि उत्पादन को पैदा किया जा सकता था और इस तरह से राज्य की आय बढ़ोतरी की जा सकती थी। यह वजह है कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन क्षेत्रफल 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। पटरी पर स्लीपर। 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में बैतूल ओक के जंगल लुप्त होते जा रहे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए कड़ी और आपूर्ति में मुश्किल आ रही थी। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेज जहाज भला कैसे बन सकते थे और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई जा सकती थी। 1820 दशक में तेज खोजी दस्ते हिंदुस्तान वन संपदा अध्ययन करने के लिए भेजे गए। इस दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। भारत में रेल लाइन का जाल 1860 के दशक में तेजी से फैला। 1990 तक लगभग 500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1946 से लाइनों की लंबी 7,65,000 किलोमीटर बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़े उत्पादन पेड़ काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे जाते थे। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। बागान। यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं को बागान के बनने और
वस्तुओं के बागान बने और उनके लिए भी प्राकृतिक वनों की एक बड़ी हिस्सा साफ कर दिया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उसे विशालतम हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इस इलाके में बढ़ती बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया। चाय काफ़ी खेती को की जाने लगी। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। पिछले खंड में हमने देखा है कि जहाज रेल पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगल की जरूरत पड़ी। अंग्रेजों ने इस बात की चिंता नहीं थी कि स्थानीय लोगों को द्वारा जंगल का उपयोग व्यापारी द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डाइचिस ब्रेडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशविरे के लिए बुलाया। उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। ब्रेडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़े। पेड़ों की कटाई और पशुओं के चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सके। इस तंत्र में अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भी भागी बनना होगा। इस तरह के ब्रिटिश ने 1864 में भारतीय वन सेवा स्थापना 1865 भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापना 1906 देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। आज पारिस्थितिक विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। उसकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसमें बागान कहा जाता था। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल का सर्वेक्षण किया। विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र में नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाए। कटाई के बाद खाली जमीन को पुनः पेड़ लगाए जाएं ताकि कुछ वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। पहले 1878 फिर 1927। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों के 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया और गांव वाले इन जंगलों में से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वह घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे ईंधन, चारे और पत्तों की पूर्ति के लिए वन के विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग के ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जहां जहाज़ों और रेलवे की इमारतें लकड़ियाँ मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियाँ जहां सख्त लंबी सीधी हो, इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गईं। इन इलाकों में लोग कंद मूल, फल, पत्ते आदि वनों का विभिन्न जरूरतों के उपयोग करते हैं। फल, फूल, कंद अत्यधिक पोषक खाद्य है, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कट कर घर न आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती औजार बनाने के लिए किया जाता है। बांस से बेहतरीन बड़े बाड़ें बनाई जाती हैं और इसका उपयोग छतरी और टोकरी बनाने के लिए भी किया जाता है। सूखे कुम्हार छतरी टोकरी बनाने में भी किया जाता है। सूखे और कुम्हार खेलों का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों में जड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोनों बनाए जा सकते हैं। सियादी की लताओं पर रस्सी बनाई जा सकती है। सैमूर की कांटेदार छाल सब्जियां छील जा सकती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। वनों के नियमित नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई,
यूरोपीय उपनिवेश का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतु खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थान नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया लांदिन, मध्य अमेरिका मिलापा, अफ्रीका में चितमैन तावी व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमंतु खेती के लिए धाया, पैदा, पेवर, नेवट, झूम, ओडो, खादाद और कुमारी जैसे कुछ स्थानीय नाम हैं। घुमंतु कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर-नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 2 साल खेती करने के बाद 12 से 18 साल तक इन्हें परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ के जंगल बनप जाए। इस भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे मध्य भारत में अफ्रीका ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका जैसे भागों में मक्का व फलियां। यूरोपीय वन संरक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि यह कुछ एक सालों के अंतर खेती की जा सकती है। ऐसी ज़मीनों पर रेलवे की इमारतें, लकड़ियों व पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाने समय बाकी बेसब्की पेड़ों की भी फैसले लपटों की चपेट में आ जाते का खतरा होता था। घुमंतु खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना मुश्किल था। इसलिए सरकार ने घुमंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप उन समुदायों को जंगल में उनके घरों के जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ ने अपना पेशा बदलना पड़ा और कुछ ने बड़े बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया। शिकार की आज़ादी कैसे थी? जंगल संबंधी नए कानून ने वनस्पतियों के विभिन्न जीवन को एक तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों से पहले जंगलों में या आसपास में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने हिरण, तीरन जैसे छोटे शिकार के जीवंत करने के लिए पारंपरिक प्रथा गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए बड़े पकड़े जाने वाले अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानूनों के लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया गया, वहीं बड़े जानवरों का आखिर तक एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा है। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह से लुप्त हो गई। अंग्रेज की नज़र में बड़े जानवर, जंगली बर्बर आज समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए दूसरे बड़े जानवरों को शिकार पर यह कह कर इनाम दिए जाते थे कि इनमें से किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार दिए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल के ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अंग्रेजी जाल में यूजल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा। प्रारंभ में जंगलों के कुछ इलाके में शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफ़ी समय बाद पर्यावरणविदों, संरक्षणविदों ने आवाज़ उठाई, जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि उनको मारा जाना चाहिए। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित होने लगा। लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ मिला। कई समुदायों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर वन उत्पादकों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य ऊँची जहाज़ों कर रहे मेनियोन जगह उगाने वाले ब्राज़ील, अमेजन व के मुंदुकुरु समुदाय के लोग व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगल रबड़ के वृक्षों को लेटेक्स एकमात्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह से व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं है। मध्यकाल आदिवासी समुदाय का बंजारा आदि घुमंतु समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बाघ, मसाले, रेशे, घास, गेंद आदि रदार व्यापार के सबूत मिले हैं।
वन विद्रोह। हिंदुस्तान दुनिया भर के वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलाव के खिलाफ बगावत की। संथाल, परगान सिद्धू कानू, छोटा नागपुर, बिरसा मुंडा आंध्र प्रदेश, उल्लू सीता राम रज्जू और लोकगीतों और कथाओं से अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलन नायक के रूप में आवाज आज भी याद किया जाता है। अब हम विस्तार से 1910 हुए ऐसे विद्रोह के विस्तार का अध्ययन करें। बस्तर के लोग। बस्तर छत्तीसगढ़ सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र की सीमाओं पर से लगा हुआ है। बस्तर कच्छ केंद्रीय भाग पठारी। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान, दक्षिणी में गोदावरी का मैदान, इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम तरफ बढ़ती है। बस्तर में मरिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, भरता, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जबानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर के गांव को उनकी जमीन धरती माँ से मिलती है और बदले में प्रत्येक खेतिहर प्रत्येक त्योहारों पर धरती को चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वह नदी, जंगल, पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूँकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होते हैं, इसलिए लोगों की सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे छोटा शुल्क अदा करते हैं, जैसे देवसारी, दंडा या मान कहा जाता है। लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने और घुमंतू खेतों को रोकने के शिकार व वन उत्पादों को संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हुए। कुछ गांवों में आरक्षित वनों के इस शर्त पर रहने दिया गया। वह वन विभाग के लिए थोड़े पेड़ों की कटाई और धुलाई पर काम मुक्त करेंगे और जंगलों को आग से बचाएंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांवों के लोग बगैर किसी सूचना मुआवजे से के हटा दिए गए। काफ़ी समय बाद में गांव वाले जमीन बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेकार व चीज़ों पर निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयावह काल के दौरान आया 1899 से 1900, फिर 1907 से 8 में वन आरक्षण की चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी गांव के मुखिया पुजारी इकट्ठा होते थे, वे जमा होकर मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिए। कंगेर वनों में धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम के सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ। हालांकि कोई एक व्यक्ति इसका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथार गांव के गुंडाधुर से आंदोलन की एक अहम शख्सियत माने जाते थे। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चल कर काटने लगे। यह गांव के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत में खर्चे में कुछ न कुछ मदद की। बाजार से लूटे गए अफसरों, व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनसे ज़्यादातर लोगों औपनिवेशिक राज्य और उसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह से जुड़े। इस घटनाओं का एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियमसन वार्ड ने लिखा, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगलों, अर्दलों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चलता आ रहा था। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों के औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित करने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा, कागज उद्योग लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध फलस्वरूप इन परियोजनाओं को रोक दिया गया। आइए एशिया के एक हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें, जरा देखें कि इस वक्त वहाँ क्या चल रहा।
जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादन द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह जमाने से क्षेत्र में अधिकांशतः वांछित था। इंडोनेशिया एक डच निवेशिक और जैसे ही हम देखेंगे, भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं हैं। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। 1600 में जावा की उन्नति आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा के लकड़हारे। जावा में लकड़ांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आका जाता था महत्व इस बात से आका जा सकता था 1755 में जावा के माताराम रियायत बांटी गई। या 6000 कालंग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने कोशिश की कि कालांग उनके लिए काम करें। 1770 कालांगों ने डच किले पर हमला करके इनका विरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। डच वैज्ञानिक वानिकी 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, डच उपनिवेशिक ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों को जंगली तक पहुंचने पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वहाँ भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़ाकर आने जाने के लिए दंडित किया जाता था। भारत की तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइन निर्माण के लिए वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने आवश्यकता थी पैदा कर दी गई। 1882 अकेले जावा में 2,80,000 स्पिलरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने और लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगाया, बाद में गांव इस शर्त पर इन्हें मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करेंगे। सामने की चुनौती। 1890 आसपास सागौन के जंगलों की स्थिति। रामदल गांव में निवासी सुरुकिंतो सुमे ने जंगलों और राजकीय मालिकाने का सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था, चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं, इसके उनका अधिकार नहीं हो सकता है। जल्द ही व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वाले सामिन आदम के सक्रिय 1907 से तक 3000 परिवार उनके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन पर सर्वेक्षण करने आए तो समन्वयवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरे ने लगान, जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। युद्ध और वन विनाश। पहले दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग के अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे गए। जावा में जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागों की नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों व सौगात के विशाल लट्ठों को ढेर जला दिए गए, जिससे जापानियों के हाथ न लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्माण दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल को अपनी खेती का विस्तार किया। वानिकी के नए बदलाव। 80 दशक एशियाई अफ्रीका सरकारों ने यह समझना आने लगी कि वैज्ञानिक
औपनिवेशिक और कानून के समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते जा रहे थे। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ियाँ हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वाले लोगों की मदद होनी चाहिए। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर जगह जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए ग्रामीण देवार कान रजाई राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांवों को वन संरक्षकों पर निर्भर के बजाय अपने जंगलों को चौकसी आप करते रहे। इसके परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता था। स्थानीय समुदाय पर पर्यावरणीय वनस्पति और वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे। औपनिवेशिक काल से प्रारंभ आए परिवर्तनों के इन समूहों को कैसे प्रभावित किया? बस्तर और जावा औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं थी? युद्धों में जंगल को प्रभावित होते हैं।